हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर 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 एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रांसफर कर जाती है। विल फ्लो और विल ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा इसमें? हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन बल्क मटेरियल। जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स are loosely bound to the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और किन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम? आउटर सेल। आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। एग्जाम्पल में क्या रहेगा इसमें? जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स रहेंगे वो क्या रहते हैं? कंडक्टर होते हैं। ये एक कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशंस है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। चार्ज गिवन टू आइसोलेटेड कंडक्टर then or will come on outer surface। will come on outer surface। किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। इस सॉलिड स्फीयर को हम चार्ज देंगे Q, तो चार्ज जो रहेगा वो इसके आउटर सरफेस पर रहेगा। ये सॉलिड स्फीयर है SS, मतलब सॉलिड स्फीयर। चार्ज जब इसको देंगे तो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करेगा? है तो ये सॉलिड, बट ये बिहेव किसकी करेगा? ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। सॉलिड स्फीयर will behave like hollow sphere। hollow sphere की तरह बिहेव करेगा। जो भी हम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे वो सॉलिड स्फीयर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, हम हॉलो स्फीयर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर हम यहां पर सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, और इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके कंप्लीट वॉल्यूम में नहीं रहेगा, वो इसके आउटर बाउंड्री पर आ जाएगा। यह है सॉलिड सिलेंडर। तो चार्ज कहां पर आ जाएगा? इसके आउटर बाउंड्री पर आ जाएगा। चार्ज इसकी आउटर बाउंड्री पर आ जाएगा। क्यों चार्ज इसको दिया है?
इसकी आउटर बाउंड्री पर चार्ज आएगा, है तो ये सॉलिड, बट ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा हॉलो सिलेंडर की तरह। सॉलिड सिलेंडर will behave like hollow cylinder, सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर विल बी कांस्टेंट रहेगा, वो जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर उसके पास कुछ चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be absent inside conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेंगी, वो एब्सेंट रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be perpendicular to surface of conductor, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही रहेंगी, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं और इसके अंदर इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये कंप्लीट स्फीयर के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड रहेंगी, इसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस एब्सेंट होती है। और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं इसमें, एक ही डायग्राम में मैंने सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, 6 पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट, कोई कंडक्टर है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और कुछ इसमें और फॉर्मूले आते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, इसका मतलब क्या है, जहां पर शार्प एज रहेगा, यहां पर मान लो शार्प एज है ये,
यहाँ पे शार्प एज है तो यहाँ पर रेडियस कम रहेगा, रेडियस कम होगा तो 1/r क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1/r ज्यादा होगा तो सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दिस वन सरफेस। ठीक है, जहां शार्प एज रहता है वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर ज्यादा रहेगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, कोई कंडक्टर है उसको हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, उसकी सरफेस पर रहेगा। जैसे ही इस कंडक्टर को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे या अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, तो इस पर जो भी चार्ज है वो इस ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या है, VE क्या है, 0, तो जो कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाएगा, कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही चार्ज ग्राउंड में फ्लो करेगा तो जैसा ही पोटेंशियल अर्थ का रहेगा वैसा ही पोटेंशियल किसका होगा, कंडक्टर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाइन पॉइंट हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट है, इसमें कुछ डायग्राम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम हटा देते हैं हेडिंग को। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, मान लेते हैं कि यहां पर स्पेरिकल कैविटी बनाई हुई है, स्पेरिकल कैविटी, स्पेरिकल कैविटी, अंदर वाला सरफेस S1, बाहर वाला सरफेस S2, और इसको हमने चार्ज दे दिया। यहां पर हमने चार्ज एक रख दिया सेंटर पर। सेंटर पे चार्ज क्यों रखेंगे, ध्यान देना, यहां पर सेंटर पे चार्ज क्यों रखेंगे, तो इस सरफेस S1 पर चार्ज -q आ जाएगा, क्योंकि +q -q को अट्रैक्ट करेगा, और इस रीजन के अंदर ये जो बल्क मटेरियल है, इस बल्क मटेरियल के अंदर फील्ड क्या रहेगा, 0, और बाहर वाले सरफेस पर चार्ज आ जाएगा +q। क्योंकि ये चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है तो S1 पर जो रहेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का रहेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और S2 जो सरफेस है, S2 जो सरफेस है ये भी कंप्लीटली स्पेरिकल है, तो इस पर भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमने ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने इस चार्ज को सेंटर पर ना रखकर थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दिया। ये सेंटर है, यहां पर हमने चार्ज क्यों रख दिया, तो होगा क्या, ये जो S1 सरफेस है अंदर वाली, S1 सरफेस पर चार्ज -q आएगा, बाहर वाले सरफेस पर +q आएगा। बट ये जो चार्ज अंदर रखा हुआ वो सिमेट्रिकली नहीं है, तो अंदर वाले सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। S1 पर क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और S2 जो बाहर सरफेस है, बाहर वाली जो सरफेस है S2, इस पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो केस हो गए, आगे हम बढ़ते हैं इसी में।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस बनाता हूं इसमें। थर्ड, अंदर वाला सरफेस कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, बाहर वाले भी कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। अंदर चार्ज तुम कहीं पर भी रखो, अंदर चार्ज तुम कहीं पर भी रखो, अंदर वाले सरफेस पर -q चार्ज यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर +q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अंदर वाले सरफेस पर क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और S2 पर क्या रहेगा? ये जो हमारे पास बाहर वाली सरफेस है ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, तो इस पर भी क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक और हम छोटा सा एग्जांपल लेते, इसी में केस लेते हैं। अंदर वाला सरफेस चलिए कंप्लीटली स्फेरिकल बनाते हैं, बाहर वाले सरफेस को भी कंप्लीटली स्फेरिकल बनाते हैं, ठीक है। अंदर वाले सरफेस के ये जो सेंटर है यहाँ पर एक Q चार्ज रख दिया हमने, Q चार्ज रख दिया, और ये सरफेस S1 और ये सरफेस S2, और बाहर Q डैश चार्ज रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये सेंटर पर है, तो अंदर वाले सरफेस पर क्या रहेगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और बाहर वाले सरफेस पर क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर एक चार्ज आ चुका है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से मैं 2 पॉइंट यहां पे लिखने वाला हूं। पहला पॉइंट क्या रहेगा? अंदर वाले सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस पर डिपेंड करेगा? एक तो इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से है उस पर, और चार्ज के पोजीशन पर, अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बाहर जो सरफेस है इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? ये सरफेस किस तरीके का है और बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है या नहीं है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या पॉइंट रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखने वाला हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनसाइड सरफेस। इनसाइड सरफेस मतलब S1 की हम बात कर रहे हैं। ऑन इनसाइड सरफेस विल डिपेंड ऑन इनर चार्ज पोजीशन। इसका मतलब क्या है? जो अंदर चार्ज रखा हुआ है Q जो है उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगी। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अंदर वाली जो सरफेस है उसके डिफरेंट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर डिफरेंट है तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद साथ में दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस S2 will depend on आउटर चार्ज पोजीशन। जो बाहर चार्ज रखे हुए हैं उस सरफेस के S2 के बाहर जो चार्ज रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ऑन आउटर चार्ज पोजीशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो बाहर वाला सरफेस है उसके डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। मतलब अंदर वाले चार्ज का बाहर वाले सरफेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर वाले चार्जेस का अंदर वाले सरफेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, अंदर वाली सरफेस पर एक चार्ज इंड्यूस हुआ था और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ था, उन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द S1 विल बी 0। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी एंड चार्ज ऑन S1, चार्ज ऑन S1 जो अंदर वाली सरफेस है विल बी 0, मतलब कि दोनों के सम की वजह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेट फील्ड की बात कर रहे हैं, नेट फील्ड की बात कर रहे हैं, विल बी 0 आउटसाइड सरफेस S1, सरफेस S1 जो अंदर चार्ज है कैविटी के अंदर और सरफेस S1 पर जो चार्ज है, दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, S1 के बाहर 0 रहेगा। उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड S2 एंड चार्ज ऑन S2 will be 0 inside सरफेस S2, सरफेस S2। तो इसको समझ लेते हैं डायग्राम बनाकर, यहां पर इस तरीके से मान लेते हैं S1 है और इस तरीके से क्या है, ये S2 है, ठीक है। यहां पर एक चार्ज Q है, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा -Q, इस पर होगा +Q, ठीक है, और एक यहाँ पर चार्ज Q' मान लेते हैं। जो इसके अंदर चार्ज है +Q और -Q, इन दोनों चार्जेस की वजह से बाहर को इस सरफेस S1 के बाहर कोई पॉइंट यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, इन तीनों पॉइंट पर S1 इसके अंदर जो चार्ज है Q और -Q की वजह से फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। साथ साथ में S1 पर जो चार्ज है +Q और साथ साथ में ये जो चार्ज है Q', इन दोनों की वजह से S2 के अंदर कोई पॉइंट यहाँ पर ले सकते हो और यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट कंडक्टर के बारे में। इसके बाद है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। सबसे पहले इसके बेसिक बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विल नॉट ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा। सेकंड क्या रहेगा, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसी भी ऑर्बिट के हो सकते हैं, वो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं रह पाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं गिलास हो गया, वुड हो गया, ठीक है, गिलास हो गया, वुड हो गया, ठीक। ये रहेगा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के रहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल,
जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और जो बी रहेगा वो रहेगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर में क्या आएगा, इसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट रहेगा, हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट रहेगा। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं H2O हो गया, H2O हो गया, उसके बाद HCl हो गया, ये हमारे पास परमानेंट डायपोल मोमेंट रखने वाले मटेरियल्स हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, इनके पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट, ठीक है। परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, ये क्या रहेंगे हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। ये हमने कंडक्टर और इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपेसिटर के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।